आपने रानियों की कहानियां तो बहुत सुनी होंगी, लेकिन क्या आप जानते हैं कि पूरी दुनिया में किसी एक रानी पर सबसे ज़्यादा फिल्में, नाटक और प्लेस किए गए हैं तो वो है मिस्र की रानी क्लियोपेट्रा। शातिर, चालाक, कामुक और बड़े बड़े योद्धाओं के दिलों पर राज करने वाली क्लियोपेट्रा इंग्लैंड की महारानी से भी कहीं ज़्यादा फेमस थी। क्लियोपेट्रा ने 30 सालों तक मिस्र पर राज किया, पहले अपने पिता के साथ, फिर अपने 2 छोटे भाइयों के साथ और उसके बाद अपने बेटे के साथ। क्लियोपेट्रा के हुस्न के जल्मों के बारे में कहा जाता है कि अगर वो किसी को एक नज़र देख भी लेती थी तो वो शख्स उसका दीवाना हो जाता था। अपने मनमोहक सौंदर्य से उसने रोम के शासक जूलियस सीजर को भी अपने बस में कर लिया था। इसके बाद उसने मिस्र की सत्ता को अपने भाई से छीन लिया और वो मिस्र की रानी बन गई। आइए जानते हैं क्लियोपेट्रा का पूरा इतिहास, लेकिन उससे पहले अगर आप हिस्ट्री के ऐसे ही वीडियोस देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर दबा दें। मिस्र की मलिका बनने का सफ़र। क्लियोपेट्रा उस मिस्र की रानी थी जिस पर किसी वक्त में अलेक्जेंडर द ग्रेट ने अपना अधिकार कर लिया था। इजिप्ट में अलेक्जेंडर ने अपने नाम से एक शहर बसाया था जिसे आज भी अलेक्जेंड्रिया के नाम से जाना जाता है। अलेक्जेंडर के इजिप्ट पर आक्रमण में उसके मिलिट्री जनरल पटोलेमी ने बाद में इजिप्ट में मैकेडोनियन साम्राज्य की स्थापना की थी। उसी पटोलेमी I के वंशजों में पटोलेमी 12 की संतान थी क्लियोपेट्रा। क्लियोपेट्रा के पिता की मृत्यु के बाद मिस्र के सिंहासन पर बैठने को लेकर षड्यंत्र होने लगे। क्लियोपेट्रा की आयु उस समय 18 वर्ष थी, जो सबसे बड़ी थी, इसीलिए वो रानी बनना चाहती थी। लेकिन उसका भाई, जो कि उससे छोटा था, ऐसा नहीं चाहता था। हालांकि उस समय उसके छोटे भाई की आयु 10 वर्ष थी। उस समय भी पुरुष समाज किसी महिला को सत्ता के सिंहासन पर बैठा हुआ नहीं देख सकता था। इसीलिए सबने मिलकर क्लियोपेट्रा की खिलाफत शुरू कर दी और हालात ये हो गई कि क्लियोपेट्रा को मिस्र से भागकर सीरिया आना पड़ा। अब क्लियोपेट्रा की असली परीक्षा शुरू होती है। उसने हार मानने की बजाय वहां पर अपनी आर्मी को इकट्ठा करना शुरू किया और मिस्र की मलिका बनने के सपने को लेकर वो मिस्र की ओर आगे बढ़ने लगी। क्लियोपेट्रा सिर्फ खूबसूरत ही नहीं थी, बल्कि वो एक बहुत चालाक राजनीतिक भी थी। असल में हमारे समाज में महिला की काबिलियत को बड़ी आसानी से उसकी खूबसूरती और जिस्म से जोड़ दिया जाता है। क्लियोपेट्रा 9 से अधिक भाषाएं बोल लेती थी और बुद्धिमत्ता के मामले में वो बड़े बड़े पॉलिटिशियंस को भी मात देती थी। उसे मैथ, फिलोसफी और एस्ट्रोनॉमी की अच्छी जानकारी थी। उसके सबसे बड़े हथियारों में उसकी खूबसूरती, जिस्म और उसका बोलने का अंदाज थे। जूलियस सीजर से मुलाकात। क्लियोपेट्रा के भाई पटोलेमी 13 ने जूलियस सीजर का इजिप्ट में स्वागत किया था, लेकिन क्लियोपेट्रा सीजर को अपने साथ मिलाकर पासे को पूरी तरह से पलटने वाली थी। जूलियस सीजर के साथ क्लियोपेट्रा की पहली मुलाकात बड़ी रोमांचक थी। वो एक कालीन में लिपटकर सीजर से मिलने पहुंची थी, जिसे देखकर सीजर उसका दीवाना हो गया था। सीजर ने क्लियोपेट्रा का साथ देने का वादा किया। इस तरह क्लियोपेट्रा की ताकत कई गुना बढ़ गई थी, जिसके बाद उसने अपने भाई को हराकर मिस्र पर फिर से अधिकार कर लिया। सीजर क्लियोपेट्रा के साथ कुछ समय तक मिस्र में रहा और क्लियोपेट्रा ने एक पुत्र को जन्म दिया जिसे कैसरियन पटोलेमी सीजर या लिटिल सीजर भी कहा गया। क्लियोपेट्रा जूलियस सीजर के साथ रोम की रानी बनकर रहने लगी थी, लेकिन तब जूलियस सीजर की हत्या हो गई। इसके बाद क्लियोपेट्रा वापस मिस्र में आकर रहने लगी। क्लियोपेट्रा के दूसरे छोटे भाई की भी हत्या कर दी गई। कहा जाता है कि उसे भी क्लियोपेट्रा के लोगों के द्वारा मारा गया था। इसके बाद क्लियोपेट्रा और उसका बेटा मिस्र के शासक बन गए थे। जूलियस सीजर की मौत के बाद मार्क एंटोनी और ऑक्टेवियन के बीच सत्ता का बंटवारा हो गया था। क्लियोपेट्रा ने मार्क एंटोनी को भी अपने हुस्न के जाल में फंसा लिया था। ऐसा नहीं है कि मिस्र और रोम के शासकों ने राज करने के लिए धर्म का सहारा नहीं लिया। क्लियोपेट्रा खुद को गॉडेस बताती थी। वो खुद को होरस की माँ और ओसिरिस की बहन और पत्नी बताती थी। इस तरह लोगों में अपनी सत्ता को कायम रखने के लिए दूसरे मिस्र के शासकों की तरह से क्लियोपेट्रा ने भी धर्म का सहारा लिया था। प्राचीन समय में चलाए गए चलन आज भी कायम है और इतिहास खुद को दोहरा रहा है। मार्क एंटोनी से संबंध। मार्क एंटोनी ने क्लियोपेट्रा को जूलियस सीजर के मौत के सिलसिले में रोम बुलाया था, जहां क्लियोपेट्रा ने एंटोनी को भी अपने हुस्न के जाल में फंसा लिया। इसके बाद एंटोनी भी क्लियोपेट्रा के साथ मिस्र आकर रहने लगा। एंटोनी और क्लियोपेट्रा के 3 बच्चे हुए।
उधर एंटोनी की पत्नी की मृत्यु के बाद ऑक्टेवियन की सौतेली बहन से उसे शादी करनी पड़ी। बाद में एंटोनी ने अपनी पत्नी को ठुकरा दिया और उसके बच्चे को राजा बनाने की बजाय सीजर और क्लियोपैट्रा के बेटे सिजेरियन को रोम का असली उत्तराधिकारी घोषित कर दिया गया। ऑक्टेवियन ने रोम की सीनेट के लोगों को एंटोनी के खिलाफ भड़का दिया। उसने लोगों से कहा कि एंटोनी क्लियोपैट्रा के हाथ की कठपुतली बन गया है। क्लियोपैट्रा की मौत। ऑक्टेवियन ने इजिप्ट के खिलाफ युद्ध छेड़ दिया, जहां उसका मुकाबला एंटोनी और मिस्र की सेना से हुआ। एक्टियम की लड़ाई में ऑक्टेवियन ने क्लियोपैट्रा और एंटोनी की संयुक्त सेना को बुरी तरह से हरा दिया। इसके बाद ऑक्टेवियन ने अलेक्जेंड्रिया पर आक्रमण कर दिया। एंटोनी और क्लियोपैट्रा दोनों की मौत का रहस्य आज तक नहीं सुलझ सका है। कहा जाता है कि क्लियोपैट्रा की मौत की झूठी खबर फैलाई गई, जिसे सुनने के बाद एंटोनी गिर गया और अपनी ही तलवार पर गिरने के कारण उसकी मृत्यु हो गई। इसके बाद क्लियोपैट्रा ने अपने 2 महिला सेवकों के साथ खुद को एक कमरे में बंद कर लिया। कहा जाता है कि उसने खुद को एक इजिप्टियन कोबरा से कटवा लिया था। लेकिन क्या सच में किसी जहरीले सांप के काटने से उस खतरनाक हसीना की मौत हुई थी, इस बारे में ज़्यादा प्रमाण नहीं है। तो दोस्तों, ये थी क्लियोपैट्रा की पूरी कहानी। आपको वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। साथ ही वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें।